नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं डॉक्टर साम्य पांडे आज आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स पे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती डॉक्टर रिमझिम श्रीवास्तव जी। आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। हम कार्यक्रम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस नंबर पर आप अभी कॉल कर सकते हैं और मैडम से अभी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैम, जैसे कि आज हमारा विषय कोविड है, तो अभी देश दूसरे वेव के दौर से गुजर रहा था। अभी पूरी तरह दूसरी वेव समाप्त भी नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में तीसरे वेव की चर्चा बड़ी जोरों पर है और उस पर भी खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि तीसरे वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कभी भी कोई पैंडेमिक या महामारी होती है उसमें ये ऐसा ही रहता है कि वो लहरों में बीच बीच में आती हैं। प्रायः ये देखा गया है कि पहली लहर दूसरी लहर से कम खतरनाक होती है, लेकिन ऐसा कोविड की स्थिति में शायद ना हो। तीसरी लहर आने की आशंका ज़रूर है, लेकिन वो कब आएगी और कितनी आक्रामक होगी ये अभी हमें नहीं पता है। बच्चे इसमें संक्रमित होंगे ज़्यादा, ऐसा सिर्फ अंदाज़ ही लगाया जा रहा है और वो इस बिना पे लगाया जा रहा है कि जैसे पहली लहर और दूसरी लहर में कई वयस्क संक्रमित हो चुके हैं और उनकी एंटीबॉडीज़ बन गई है, उनकी इम्यूनिटी बन गई है और काफ़ी हद तक उनकी वैक्सीनेशन भी हो गई है। तो जो बच्चे जो खतरे में हैं वो हैं बच्चे जिनको ना तो बहुत तादाद में जो संक्रमित भी नहीं हुए हैं और वैक्सीनेशन भी नहीं है उनके लिए, तो इसलिए वो डेंजर जोन में हैं। लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे, अगर हम कोविड के नियमों का पालन करेंगे, सुरक्षित दूरी रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, जैसा कि हमने पहली वेव में किया था कि बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा था, इसलिए उस दौरान बच्चों में संक्रमण बहुत ही कम देखने के लिए मिला था। तो अगर हम इस सावधानियों का पालन करते हैं तो शायद हम थर्ड वेव को आने से भी रोक सकें, या अगर आए भी तो शायद हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा आक्रामक ना हो और बच्चे भी संक्रमित ना हो ज़्यादा। जी मैडम, ये बताइए कि अभी तक बच्चों की वैक्सीन क्यों नहीं आई और कब तक आने की संभावना है? देखिए, वैक्सीन जो आती है वो स्टेजेस में आती है। उनके जिन जिन एज ग्रुप में ट्रायल्स हो जाते हैं उन्हीं की वैक्सीन आती है। अभी पहले वयस्कों में ट्रायल हुए थे तो इसलिए उनको पहले वैक्सीन लगी। उसके बाद 18 के ऊपर वाले लोगों में ट्रायल हुए, फिर उनको वैक्सीन लगी। अभी कुछ वैक्सीन्स ऐसे हैं जो बच्चों में 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों में ट्रायल हो चुकी है। जैसे फाइज़र की वैक्सीन है जो इंडिया में नहीं अवेलेबल है लेकिन यूके में अवेलेबल है। वो बच्चों के लिए अभी सुरक्षित मानी जा रही है। 12 के ऊपर के साल के ऊपर के बच्चों को वो लगाया जा रहा है। हमारी इंडिया की जो कोवैक्सीन है उसके जो ट्रायल्स हैं वो भी चल रहे हैं। एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। एक हमारे कॉलर फ़ोन कर रहे हैं। जी, हेलो जी, अपना नाम बताएं भाई साहब। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं महावीर यादव, रायपुर जिला, ग्राम पंचायत खैरपुर से। जी जी, महावीर यादव जी, नमस्कार जी। सवाल पूछिए अपना। अच्छा, मेरा सवाल है सर कि बच्चों को जो टीका लगाने से संबंधित चर्चा चल रहा है ना, तो मैं आपसे समझे चाहता हूँ जनता के लिए कि हमारे ग्रामीण एरिया में टीका से संबंधित ग्रामीण जानकारी क्या है सर? तो ग्रामीण अंचल में क्या डरते हैं टीका लगवाने से? तो आपके माध्यम से मैं जनता को समझे चाहता हूँ। बिल्कुल महावीर यादव जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने और मुझे लगता है ये सबके फ़ायदे के लिए भी है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि टीका लगवाने से बिल्कुल भी ना डरें। जिन को जो एज ग्रुप में फ़िट होते हैं, अभी 18 से ऊपर के लोगों में टीका लगवाया जा रहा है, वो बिल्कुल जाकर के टीका लगवाएं। 2 डोज़ लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी सुरक्षा के लिए है और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी है साथ साथ। तो टीके से कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। जो गर्भवती माँ हैं उनके लिए भी टीका अभी कुछ दिनों में इंडिया में आ जाएगा। बाहर इसकी अभी अनुमति दे दी गई है। अगर माता स्तनपान करा रही हैं वो भी टीका लगवा सकती हैं। अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो भी टीका लगवा सकते हैं। टीका लगवाने में कहीं कुछ भी खतरा नहीं है। टीका लगवाने के बाद हल्की फुल्की बुखार, बदन दर्द, इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती है जो कि सभी वैक्सीन के साथ है। तो टीका लगवाने से बिल्कुल भी ना घबराएं और अवश्य टीका लगवाएं।
जी जी मैडम, आपने जैसे अभी स्तनपान करा रही जो महिलाओं के बारे में बताया, तो एक सोशल मीडिया में एक बड़ी आजकल एक मैसेज चल रहा है जी कि जो महिलाएं या जो माताएं अभी स्तनपान कराती हैं, अगर वो टीका लेती हैं तो उसके 24 घंटे तक उनको अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। जी क्या ये जानकारी सही है? बिल्कुल नहीं। अगर माता जो स्तनपान करवा रही हैं और उन्होंने अगर टीका लगवाया है तो वो बच्चे को बच्चे स्तनपान रोकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो जब चाहें स्तनपान शुरू कर सकती हैं, टीका लगवाने के आधे एक घंटे के अंदर भी। तो टीका और स्तनपान से कोई खतरा नहीं है स्तनपान को। जी जी जी, ये जानकारी के लिए मैडम आपका धन्यवाद। अच्छा मैडम, जो एक बहुत ही एक मूलभूत सवाल है कि बच्चों में अगर कोविड पॉजिटिव है बच्चा, जी तो उसमें सामान्यतः क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? जी जी देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे संक्रमित होते हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और इसलिए उनको सुपर स्प्रेडर भी कहते हैं। क्योंकि अगर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं और वो संक्रमण ले करके आते हैं, कई बार उनमें लक्षण देखने के लिए नहीं मिलते हैं लेकिन वो अपने घर के सदस्य को ज़रूर संक्रमित कर सकते हैं। अगर बच्चा संक्रमित होता है तो उनमें बुखार आने के चांसेस हैं, सर्दी खांसी होने के चांसेस हैं, बदन दर्द होने के चांसेस हैं, और अभी सेकेंड वेव में हमें ये भी देखने के लिए मिला कि साथ साथ बच्चों को उल्टी दस्त की भी शिकायत रही है। और इसके बाद एक जो चीज़ हम देखने के लिए मिलती है वो है MIS-C, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इसमें बच्चा संक्रमित होने के और ठीक होने के 1-1.5 महीने के बाद बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हाथों और चेहरे पे रैश आ जाना, आँखों में लालिमा आ जाना, और साथ साथ कुछ हार्ट से रिलेटेड बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। तो अगर किसी भी बच्चे को बुखार आ रहा है, अगर घर में कोई सदस्य पॉजिटिव हो या आसपास किसी की शंका हो कि वो पॉजिटिव हो, तो कोरोना का टेस्ट ज़रूर करवा करके ये देखें कि ये कहीं कोरोना तो नहीं है बच्चे को। जी जी मैडम, ये सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जाते हैं जी, लेकिन ऐसे कुछ लक्षण हैं जिससे हमें ये पता चले कि बच्चे की हालत गंभीर है और अस्पताल में अब इसको ले जाना जरूरी हो गया, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखा गया है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में मैक्सिमम बच्चे में जो भी संक्रमण हुआ है वो अति गंभीर नहीं हुआ है और बच्चे ठीक हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है या लंबे समय तक ICU में एडमिट रहने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ग्रुप के बच्चे जिनको लिवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, या कैंसर हो, या कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हो जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे बच्चों में गंभीर बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही सलाह दी जाती है कि ऐसे बच्चों को एडमिट करके ऑब्जर्वेशन में रखें ताकि जल्द से जल्द गंभीर बीमारी का पता लगाया जा सके। जो बच्चे होम आइसोलेशन में हैं, छोटे बच्चे, जैसे अगर बुखार अगर 5 दिन से ज़्यादा आ रहा है, दवा देने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, बच्चा सुस्त रह रहा है, बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, झटके आ रहे हैं या स्वाद नहीं आ रहा है बच्चे को, अगर इस तरह की चीज़ देखने के लिए मिलती है तो तुरंत उनको एडमिट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में छोटी सी चीज़ भी बड़ी रूप ले सकती है। जी जी मैडम, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ऐसे पर्टिकुलर बच्चे जो ज़्यादा खतरे में हैं एज कम्पेयर टू अदर उनके सेम एज ग्रुप के बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में आप बता सकती हैं? जी, जैसे कि मैंने कहा कि जिन बच्चों को किडनी की बीमारी हो या लिवर की कोई बीमारी हो या दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, या कुछ दवाइयाँ चल रही हों जैसे स्टेरॉइड पे हो, या ऐसी कुछ दवाइयाँ होती है जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये बच्चे हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और इन बच्चों के लिए हमें ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जी जी मैडम, ये भी देखने में आता है कि बच्चों में बुखार एक सामान्य सा लक्षण है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा मिट्टी में खेलते रहते हैं, मुंह में हाथ डाल लेते हैं, तो बुखार एक सामान्य है। तो क्या कुछ ऐसा पर्टिकुलर या कोई विशेष सिम्टम है जिससे ये पता चले ये बुखार कोविड का हो सकता है या ये बुखार कोई सामान्य बुखार ही है? नहीं, अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो ये देख करके बताना तो मुश्किल है कि ये कोविड का बुखार है या कोई और बुखार है। प्रायः किसी और वजह से, अगर कोई दूसरे वायरस की वजह से अगर कोई बीमारी बुखार आता है तो वो प्रायः 2 से 3 दिनों में कम हो जाता है। लेकिन अगर 3 दिनों से ज़्यादा बुखार चल रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है, तो वो कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी जी, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। जी जी, हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, मुफ्ती बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी भगत राम जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। आपको नमस्कार डॉक्टर साहिबा को नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कोविड-19 जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे जो है तो माँ से अलग हो नहीं सकते। अगर ऐसी स्थिति में हेलो रक्षा करना है और बच्चे को संभालने की बच्चे रहे कोविड से, इसके लिए आपको कौन कौन सा सावधानी रखना है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी धन्यवाद भगत राम जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं इसको थोड़े डिटेल में बताना चाहूँगी कि अगर बच्चा और माँ दोनों संक्रमित है तो बच्चा और माँ दोनों साथ में रह सकते हैं और माँ बच्चे की देखभाल कर सकती है और साथ साथ स्तनपान भी करा सकती है अगर बच्चा स्तनपान पे है तो। लेकिन अगर माँ बहुत क्रिटिकली बीमार है, अगर गंभीर रूप से बीमार है, तब बच्चे और माँ को साथ में आप नहीं रख सकते, तब माँ की देखभाल आपको हॉस्पिटल में करनी होगी। अगर माँ संक्रमित है और बच्चा संक्रमित नहीं है और कोई बच्चे को देखने वाला नहीं है और बच्चा स्तनपान पे है, इस कंडीशन में भी माँ बच्चे की देखभाल कर सकती है। कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क इस्तेमाल करें, हाथ की सफाई करें और साथ साथ स्तनपान भी करवा सकती हैं। कोशिश ये कीजिए कि अगर माँ संक्रमित है और बच्चा नहीं है संक्रमित तो स्तनपान के बाद कोई और बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। अगर बच्चा संक्रमित है और माँ संक्रमित नहीं है, इस कंडीशन में भी माँ बच्चे की देखभाल कर सकती है और कोविड के नियमों का पालन करके इसमें कोई परेशानी नहीं है। जी जी मैडम आप थोड़ा सा ये बताइए कि बच्चा कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, इसके लिए कोई विशेष टेस्ट हैं बच्चों के लिए? जी, जो हमारे वेस्को में यूज़ होता है RT-PCR, वो को बच्चों में यूज़ करते हैं और एंटीजन टेस्ट भी अवेलेबल है बच्चों के लिए। चूँकि एंटीजन अगर नेगेटिव है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोविड नहीं है। कई बार लोग सिर्फ एंटीजन करवा के नेगेटिव होकर के मान लेते हैं कि कोविड नहीं है, लेकिन अगर एंटीजन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि कोविड बीमारी है। अगर एंटीजन नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं है। अगर एंटीजन नेगेटिव है तो उसके बाद आपको RT-PCR करवा के कंफर्म करना है कि कोविड है या नहीं है। और TrueNat एक टेस्ट रहता है जो वो भी बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्को में भी इस्तेमाल करते हैं वो। जी अब जैसे मान लीजिए मैडम कोई बच्चा पॉजिटिव है, कंफर्म हो चुका है कि कोविड का केस है और जो जी कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ कौन बोल रहे हैं भाई साहब? नमस्कार। मैं निर्मल साहू बोल रहा हूँ। जी जी साहू जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था सर कि कोरोना से बचने के लिए बच्चों के लिए कोई टीका उपलब्ध है या नहीं है, तो कब तक उपलब्ध हो पाएगा ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहें? जी नमस्कार निर्मल साहू जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अभी तक बच्चों में हिंदुस्तान में तो बच्चों के लिए टीका नहीं उपलब्ध है। कुछ जैसे फाइज़र वैक्सीन है जो UK वगैरह में है, वो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमति दे दी गई है, लेकिन वो अभी इंडिया में नहीं आया है। इंडिया की जो कोवैक्सीन है वो अभी ट्रायल में है। हो सकता है कि अगले 3 से 6 महीने में उसका रिज़ल्ट आ जाए और वो शायद बच्चों के लिए भी अनुमति उसमें मिल जाए। लेकिन जब तक टीका नहीं आता है तब तक आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चों के सामने कोविड के नियमों का पालन करें। बच्चे बड़ों को देख करके सीखते हैं, तो अगर आप कोविड के नियमों का पालन करेंगे तो बच्चे भी कोविड के नियमों का पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जी जी आपने बहुत अच्छी बात कही। जी मैडम अब एक बात बताइए, जैसे मैं अपना सवाल पूछ रहा था कि एक सिचुएशन है मान लीजिए जिसमें बच्चा कोविड पॉजिटिव है, ये टेस्ट से साबित हो चुका है जी। और जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि स्थिति सामान्य है, बच्चा होम आइसोलेशन में ठीक हो सकता है। बिल्कुल। तो होम आइसोलेशन में क्या क्या बच्चों के साथ किया जाना चाहिए जिससे उनकी रिकवरी जल्दी हो सके और अच्छे से हो सके? बिल्कुल। देखिए होम आइसोलेशन में ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की उम्र कितनी है। अगर बच्चा बड़ा है, अकेले कमरे में रह सकता है, तो उसे अकेले कमरे में आप रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा छोटा है और माँ की उसको आवश्यकता है, खासकर वे बच्चे जो स्तनपान पे हैं, तो माँ को साथ में वो माँ रह सकती है और देखभाल कर सकती है बच्चे की, और साथ में वो माँ भी कोविड के नियमों का पालन करे। इसके साथ ये ज़रूरी है कि बच्चे का आहार बिल्कुल दुरुस्त हो, बच्चे को समय पे खाना मिले, उसके पानी भरपूर मात्रा में पिए,
कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के तत्व जैसे जिंक, विटामिन डी वगैरह वो सेवन कर सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बड़ा बच्चा है तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करे, तो उससे भी थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ती है। जी। जैसे मैडम कुछ बच्चे हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ क्रॉनिकली इल पेशेंट होते हैं जिनको लंबी समय से बीमारियां चल रही होती हैं, तो ऐसे मरीज को, अगर ऐसे बच्चों को कोरोना हो जाता है तो एक वो जो अभिभावक होते हैं उनको एक संशय रहता है कि क्या पुरानी दवाइयाँ जो चल रही थी पहले की बीमारी की उसको कंटिन्यू करें कि बंद करें। अब इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पुरानी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं, अगर स्टेरॉइड भी चल रही हैं किन्हीं बीमारियों के लिए, तो वो दवाई आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है तब उस कंडीशन में डॉक्टर उस समय डिसाइड कर सकते हैं कि पुरानी दवाइयों को बंद करना है कि नहीं करना। नहीं तो सामान्य तौर पे पुरानी दवाइयों को बंद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जी जी। क्योंकि बच्चों में वैक्सीनेशन नॉर्मली काफ़ी एक पूरा प्रोग्राम चलते रहता है, तो एक ऐसा कुछ, क्योंकि लोगों का एक संशय है, तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो चुका है, अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं पंचायत। जी जी, वर्मा जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। जैसे बच्चे को हम होम आइसोलेशन या तो क्या क्या परहेज की साथ में रखना चाहिए, ये बताइए। जी नमस्कार बोधन वर्मा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, परहेज तो ये करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको अलग कमरे में ही रखें। अगर वो अकेला रह सकता है, अगर नहीं रह सकता है तो माँ के साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि वो बाहर दूसरे बच्चों के साथ घुले मिले ना, नहीं तो उन बच्चों को भी संक्रमण होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, खाने पीने में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसको समय समय पे खाना मिलना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और अगर कुछ दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने बताई है तो उसका समय समय पे सेवन करें, खासकर बुखार की दवा पैरासीटामोल की, और उसको सही डोज में लें। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर बार बार बुखार आ रहा है तो बार बार आपको बुखार की दवा देने की आवश्यकता नहीं है। 2 डोज के बीच में 4 से 6 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, और बच्चे को कभी भी खाली पेट यानी भूखे पेट कभी भी बुखार की दवा ना दें, क्योंकि इससे आगे गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं। कुछ खिला करके ही बच्चों को दवा खिलाएं। जी मैडम, जैसे मैं अपना सवाल पूछ रहा था कि जैसे बच्चों में रूटीन तौर पर, सामान्य तौर पर वैक्सीन लगते रहती हैं जी। अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया है जी। और आने वाले 1-2 सप्ताह के अंदर उसकी कोई वैक्सीन ड्यू है, लगने वाली है, तो इस केस में क्या बच्चे को वैक्सीन लगानी चाहिए कि कुछ समय रुकना चाहिए? जी, अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव हो चुका है तो आप 6 हफ्ते के 4 से 6 हफ्ते रुक सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इवन अगर लॉकडाउन के समय भी अगर किसी बच्चों को किसी वजह से वैक्सीन डिले हुआ है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जब भी पहला मौका मिले आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, और कोविड पॉजिटिव होने के बाद 4 से 6 हफ्ते आपको वेट करना है। जी मैडम, अभी जैसे कि सेकेंड वेव में सामान्य तौर पर देखा गया कि जो मरीज, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, जो सीरियस नहीं है, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन मेडिसिन और पैरासीटामोल ये खुद ही ले लिया। तो बच्चों में भी ये चीज़ हमें करनी चाहिए क्या? बच्चों को भी होम आइसोलेशन में ये दवाइयाँ देनी चाहिए क्या? देखिए, बच्चों के लिए अभी तक कोई भी दवा ऐसी कारगर नहीं है जो होम आइसोलेशन में कोविड में काम करेगी, सिवाय पैरासीटामोल के, जो बुखार की दवा है। तो अगर बुखार आ रहा है बच्चे को तो डॉक्टर की सलाह लेकर के ही आप पैरासीटामोल दवा दें, क्योंकि वो बच्चे के वज़न के हिसाब से उसकी डोज़ निर्धारित होती है। आप अपने हिसाब से देंगे या आपको 1 महीने या 2 महीने पहले आपके डॉक्टर ने जो डोज़ बताई है वही आप डोज़ देंगे तो हो सकता है कि बच्चे के लिए वो कम पड़े। तो सिर्फ पैरासीटामोल दें, और अगर सर्दी खांसी है तो आप गुनगुने पानी का गरारा वगैरह करवा सकते हैं। इसके अलावा अभी तक कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो कोविड में कारगर सिद्ध हो। अगर बच्चा एडमिट होता है या उसको बहुत ज़्यादा गंभीर होता है तब कुछ दवाइयाँ ज़रूर हैं जो उस समय पे डिसाइड की जाएंगी। जी मैडम, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक सोशल मीडिया में एक चीज़ और बड़ी चल रही थी, मैंने भी पढ़ा, ये चल रहा था कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड में जो बच्चों को अगर कोविड होता है तो बच्चे कभी सीरियस नहीं होते। क्या इस जानकारी में कितनी सत्यता है?
बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैक्सिमम बच्चे जो कोविड से संक्रमित होते हैं उनमें गंभीर बीमारी नहीं होती है और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू में या वेंटिलेटर पे एडमिट करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन इसमें ख़तरा ये है कि अगर बच्चा संक्रमित होता है और हम बच्चे में सावधानी नहीं बरतते तो वो घर में आकर के अपने सदस्यों को संक्रमित कर सकता है और उनमें गंभीर बीमारी होने के चांसेस हैं। खासकर अगर बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी घर में साथ में रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है। जी मैडम, मैं एक अभिभावक से मिला, वो अपने बच्चों को मास्क नहीं पहना रहे थे। उनका ये कहना था कि बच्चे छोटे होते हैं, मास्क पहनने से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और उनका यही कहना था कि बच्चे मास्क नहीं भी पहनेंगे तो उनको कोरोना संक्रमण नहीं होगा। तो बच्चों में मास्क पहनना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? बिल्कुल, मास्क अगर बच्चे पहनते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां भीड़ हो, जहां अनजान लोग हों, तो ये रिकमेंडेड है कि 2 साल के ऊपर के बच्चे मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। ये अभिभावक के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसे वो कन्विंस करते हैं मास्क पहनने के लिए। 2 साल के नीचे के बच्चों को थोड़ा मास्क पहनने की वजह से खतरा हो सकता है, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि 2 साल के नीचे के बच्चे मास्क पहने। पर हाँ, 2 साल के ऊपर के बच्चे अगर पब्लिक में जा रहे हैं, अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे अनजान लोग हैं, तो अवश्य मास्क का प्रयोग करें। जी मैडम, अगर कोई माता गर्भवती है जी, तो या कोई माता अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, तो ऐसे महिलाओं को क्या वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, जहाँ तक गर्भवती माताओं का सवाल है तो इसकी अनुमति WHO ने दे दी है कि वो वैक्सीन ले सकती हैं। यूके और यूएस में ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, लेकिन अभी इंडिया में वो अभी तक रेगुलेशंस नहीं आए हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये गर्भवती माताओं के लिए भी आ जाए, लेकिन WHO ने अनुमति तो दे दी है। जो माताएं स्तनपान करवा रही हैं वो बिल्कुल कोविड वैक्सीन ले सकती हैं, जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो वो बिल्कुल ले सकती हैं, और उनको या बच्चे को स्तनपान कराने से कोई भी खतरा नहीं होगा, तो स्तनपान भी कंटिन्यू कर सकती हैं वो। जी मैडम, क्योंकि पिछले मार्च से कोरोना का संक्रमण ये देश पूरा झेल रहा है जी, तो बच्चों की पढ़ाई इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो ऐसा बिल्कुल देखने में आ रहा है कि अब बच्चों की पढ़ाई ज़्यादातर लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन हो रही है जी। तो क्योंकि बच्चा ज़्यादा समय तक स्क्रीन एक्सपोजर में रहता है, तो आपकी क्या सलाह है अभिभावकों के लिए जो जिनके बच्चे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने डॉक्टर साहब। देखिए, अगर हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हमें बच्चों को एजुकेट करना है, पढ़ाई जारी रखनी है, तो इस समय हमें लैपटॉप और मोबाइल का प्रयोग करना आवश्यक है। कोशिश ये करें कि छोटी स्क्रीन ना हो बच्चे की, मोबाइल ना दें, टैब या लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकता है बच्चा। इसके साथ साथ ये बच्चे को आप सिखाएं कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और आंखों को रेस्ट दें, और उस दौरान 20 फीट दूर बच्चे को देखना है थोड़ी देर के लिए, और फिर अपने पास की कोई चीज़ देखनी है। इससे आंखों की एक्सरसाइज होती है और आंखें थकती नहीं हैं। तो आप 20 का फंडा याद रखें कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है और 20 फीट दूर थोड़ी देर के लिए देखना है। इसके साथ साथ अभिभावकों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जब बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं उसके बाद मोबाइल या लैपटॉप या टैब का प्रयोग ज़्यादा ना करें। उसके बाद स्क्रीन टाइम उनका 1 या 2 घंटे ही रहे, तो ही उनकी आंखों को सुरक्षा मिल सकेगी। जी, अब मैडम, जैसे कि जब से कोरोना हुआ है तो बच्चों की प्रवृत्ति होती है, स्वच्छंद होते हैं, मैदान में खेलना पसंद करते हैं, दौड़ना भागना पसंद करते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से बच्चों की आज़ादी छिन गई है, लगभग घर में ही बंद हैं। तो इससे देखने में आ रहा है कि बहुत से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये मेंटल जो फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन के फीचर्स हैं ये आने लग गए हैं। तो इसके बारे में आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, और ये देखने के लिए भी मिल रहा है कि बच्चों में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों में अगर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल कूदें और उनके साथ इंटरेक्ट करें। अगर हम ये बंद करेंगे तो उनका पूर्ण विकास होना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि लॉकडाउन रहता है और इस समय हम बच्चों को खुलेआम घूमने के लिए नहीं दे सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभिभावकों को ही उनका दोस्त बनना पड़ेगा। घर में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कराएं जिससे बच्चे खुश रहें।
मोबाइल और टीवी टाइम उनका कम कराएं, क्योंकि ये देखा गया है कि मोबाइल गेम्स वगैरह से भी बच्चों का चिड़चिड़ापन बढ़ता है। बच्चों को कुछ एक्टिविटी में इंगेज करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जैसे म्यूज़िक है या किताबें पढ़ना, इन सब की आदत डलवाएं, तो इससे बच्चों का चिड़चिड़ापन दूर हो सकता है। जी जी। अब मैडम, क्योंकि हम समय सीमा में बंधे हुए हैं जी, तो आज का कार्यक्रम हमें यहीं रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। और हम आपके अनुग्रहित हैं कि आप आज शो में आए और सभी पालकों को आपने एक अच्छी जानकारी प्रदान की। जी, मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद मुझे। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे आज आपसे विदा लेता हूँ और इसी के साथ अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you.